हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं हम आपके लिए जुडिशरी क्लासेस लेके आने वाले हैं। ये प्रेजेंट वीडियो उसका डेमो है। डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि हम 2 अगस्त से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जुडिशरी का। उसका मीडियम जिसमें जिस लैंग्वेज में वो पढ़ाया जाएगा वो हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। प्लस जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमें इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर अपना इंटरेस्ट अपना क्लास के लिए एनरोलमेंट के लिए पूछ सकते हैं। ये बैच इवनिंग बैच रहने वाला है। 4 to 6 2 घंटे की क्लासेस होंगी और पूरे 10 मंथ्स के लिए ये क्लासेस चलेंगी, और इसका मोड ऑफ टीचिंग रहेगा ऑनलाइन। इस सेगमेंट में जो आज हम बात करने वाले हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 12, 13 एंड 14 के बारे में बात करना करेंगे आगे चल के। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें लीगल शिक्षा को, अगर आप लीगल शिक्षा को ऑलरेडी फॉलो नहीं करते हैं। This is Marika Azad, and I am going to take your judiciary classes for next 10 months, which is starting from 2nd August. And this is organized by Legal Shiksha. इसके साथ ही there is one more information that I would like to share with you guys. From Monday, 1 घंटे का डेमो सेशन स्टार्ट हो रहा है for a week, which will continue to Friday. That is, it will start from 26th July and it will continue up till 30th July. And 5 to 6, we will be taking your classes for 1 hour, and that will be a demo. And the link of those classes will be shared through WhatsApp and Instagram to you guys. और जो भी इंटरेस्टेड है वो क्लास को ज्वाइन कर सकता है। लास्ट डे जो इनरोलमेंट का है बैच में, दैट इज 31st July। एंड अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं तो दैट्स दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर यू। जब आप एनरोलमेंट के लिए मैसेज भेजेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे लिखना होगा, हाय आई वांट टू एनरोल इनटू योर क्लासेस, जुडिशरी क्लासेस, और उसके रिगार्डिंग हम आपको एक प्रॉपर मैसेज भेजेंगे जिसमें फीस स्ट्रक्चर से लेके बाकी सारी सिचुएशन भी क्लियर रहेगी। सो ये था इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लासेस और क्लासेस कैसे कंडक्ट की जाएंगी। उसके अलावा जैसे कि जुडिशरी का जो सिलेबस रहता है, मेन सिलेबस रहता है जो कि कॉमन है विद इन डिफरेंट एराज ऑफ जुडिशरी सिलेबस, जुडिशियल एग्जाम्स, वो आपका पूरा कवर होगा 10 मंथ्स में। उसके अलावा देयर इज दिस वन बूमिंग ऑफर फॉर एवरीवन इन दिस बैच। हम सैटरडे संडे आप लोगों के लिए लोकल लॉज की स्पेशल क्लासेस करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो टाइमली विद एवरी वीक आपको, जैसे मान लीजिए देयर इज दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज जिसमें दिल्ली रेंट कंट्रोल आता ही आता है, तो दिल्ली रेंट कंट्रोल के लिए हम सैटरडे को एक प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेशल क्लास करेंगे जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, वेदर यू हैव पेड फॉर डीजेस और समथिंग, दैट्स दिस विल बी all free and all for all of the students, and they can join us if they are preparing for Delhi Judiciary. तो ये एक piece of information है। Now let's move on to the demo which I am going to take for you. So I am going to today I am going to talk about fundamental rights in the given in the Indian Constitution. तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं हम आज उनके बारे में बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं ऑलरेडी। हम 12, 13 और 14 की बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल राइट जहाँ से चैप्टर 3 स्टार्ट होता है वो 12, 13, 14 से ही स्टार्ट होता है और ये बेसिक भी है, तो हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे।
So let's move. Fundamental rights, basically, part 3 of constitution, which contains fundamental rights, it has been described as Magna Carta of India. So what जैसे कि हम सबको पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बैग ऑफ बोरोइंग्स है. तो फंडामेंटल राइट्स भी हमने बोरो किए हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. दो हमारा सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हाउएवर वी हैव बोरोड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस. अब जो पार्ट 3 है, दिस इज ऑल्सो हैज बीन borrowed from a different country and इसको हमारी कंट्री में मैग्ना कार्टा रूल बोला जाता है, फंडामेंटल राइट के चैप्टर 3 को. इसके अलावा इसमें सारे पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स को इंक्लूड किया गया है फ्रॉम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, विच मीन्स दैट जितने भी यूएन के थ्रू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में जितने भी राइट्स डिफाइन किए गए हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स चैप्टर 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सारे के सारे इन्वॉल्व और इंक्लूडेड है. देन इनके बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जब डॉक्टर अंबेडकर इसको बना भी रहे थे, इस चैप्टर को बना भी रहे थे, तो उन्होंने एक बार ये कहा था दैट it is going to be a most criticizing part of Constitution of India. ये उन्होंने इसीलिए कहा था क्योंकि अगर आप देखें तो जितनी भी रिट पिटिशंस डलती हैं वो अकॉर्डिंग टू एफआर डलती हैं, ताकि ये डिटरमाइन किया जा सके कि सामने जो भी सिचुएशन है वो किस एफआर के अंडर चैलेंज की जा सकती है, या फिर वो किस रेमेडी, किस राइट को वायलेट कर रही है, या फिर किस राइट के साथ इंटरफेयर कर रही है, इसको लेके चैलेंजेस किए जाते हैं. इसी को ध्यान रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने जब एफआरस बनाए तो उन्होंने बाद में ये बोला कि इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रिटिसाइज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन गजेंद्र गटकर जस्टिस ने डिस्क्राइब किया है दैट fundamental rights are very foundation and are very important for Indian Constitution and for its citizens also, क्योंकि ये हमको ह्यूमन राइट्स के साथ साथ पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स भी देता है, जिसके थ्रू हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और कोर्ट ऑफ लॉ हमारे राइट्स सेव गार्ड करता है. इवन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव भी हम लोगों को ध्यान में रख के ये राइट्स बनाते हैं, ये लॉज बनाते हैं, इन राइट्स को भी ध्यान में रख के लॉज बनाते हैं. हम उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि कैसे जितने भी लॉज बनाए गए हैं या बन गए थे कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले, उनको किस तरीके से कंसिस्टेंट रखा गया, और जो चीज़ें फंडामेंटल राइट्स को ओवरलैप कर रही थी या फिर उनको इंटरफेयर कर सकती थी या फिर दे वर अगेंस्ट द लॉ, तो उन सब चीज़ों को भी कैसे फंडामेंटल राइट्स के थ्रू ही इनवैलिड कर दिया गया या फिर एक्लिप्स्ड कर दिया गया, हम उसके बारे में भी आगे चल के पढ़ेंगे. अब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही लोगों का जस्टिसेस का एक ओवरव्यू देखते हैं कि क्योंकि आप जब जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो जब आप प्रीलिम्स के एग्जाम्स देते हैं तो बहुत बारी किस जस्टिस ने क्या कहा है वो लिख कर ऑप्शंस में जस्टिसेस के नाम आ जाते हैं कि किस जज ने किस केस में क्या कहा है. इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जब एक जजमेंट पढ़ रहे हो तो उसमें आप ये ज़रूर नोट करें कि किस जज ने क्या कहा है और कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है एक पर्टिकुलर लॉ को, सेक्शन को, या फिर एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को लेके. तो फंडामेंटल राइट्स के लिए मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जस्टिस पीएन भगवती ने ये कहा है दैट दीज आर फंडामेंटल राइट्स रिप्रेजेंट द बेसिक वैल्यू चेरिश्ड बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री सिंस द वैदिक टाइम्स. सो उन्होंने ये कहा है कि वैदिक टाइम से फंडामेंटल राइट्स रिप्रेजेंट करता है हमारे देश के लोगों को.
They are calculated to protect the dignity of the individual and create conditions in which every human being can develop his personality to the fullest extent. Basically, fundamental rights को इतना important बताया है पीएन भगवती जी ने, that he has said that individual को अगर बढ़ना है और डेवलप करना है सोशली, पॉलिटिकली एंड इंडिविजुअली ऑल्सो, तो उसके लिए ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको फुलेस्ट एक्सटेंट तक उसको मिलने चाहिए. They weave a pattern of guarantee on the basic structure of human rights and impose negative obligations on the state not to encroach on individual liberty. Basically, freedom को फंडामेंटल राइट्स से हमेशा से जोड़ के देखा जाता है कि कितनी लिबर्टी एक इंडिविजुअल को मिल रही है, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करती है या फिर एक ह्यूमन बीइंग के स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है कि वो कैसे इवॉल्व होगा अपनी लाइफ में. सो दिस वाज सेड बाय पीएन भगवती जस्टिस. And then Justice Mukherjee has said in A.K. Gopalan versus State of Madras that there cannot be any such thing as absolute and uncontrollable liberty. He has said that ऐसी कोई भी लिबर्टी नहीं है जो कंट्रोल ना की जा सके या फिर वो बिल्कुल एब्सोल्यूट हो कि उस पर कोई रोक ना लगाया जा सके. बट फॉर दैट वुड लीड टू एनार्की एंड डिसऑर्डर. अगर ऐसी लिबर्टी रहेगी तो वो एनार्की और डिसऑर्डर में बेसिकली अगर मान लीजिए कि सबको आर्म्स रखने का एक लिबर्टी मिल जाती है कि सब आर्म्स रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई पुलिस वाला किसी को रोकेगा नहीं, तो क्या होगा? कोई भी किसी को गोली मार देगा, मर्डर केसेस बढ़ जाएंगे, डिसऑर्डर बढ़ जाएगा सोसाइटी में. तो इसके लिए अब लिबर्टी है कि आर्म्स एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोगों को मिल सकता है टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. बट अगर सबको दे दिया जाए तो क्या होगा? People who are with strong mind and good training can have arms, but अगर सबको मिल जाएगा तो disorder फैलेगा society में. Then the possession and enjoyment of all rights are subject to such reasonable conditions as may be deemed by the governing authority essential to the safety. So जो possession और enjoyment है सब rights की, उनको reasonable conditions के साथ impose करना चाहिए ताकि सब चीजें सेफली एसेंशियली सब लोगों को मिल जाए. जैसे कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है फ्रीडम जितनी भी आर्टिकल 19 में लिस्ट की गई है फ्रॉम ए टू जी. तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई है? ताकि वो एकदम एब्सोल्यूट राइट ना बन जाए और जिसका खामियाजा फिर सोसाइटी एट लार्ज भुगते. Then he has also said that the possession and enjoyment of all rights are subject to such reasonable condition as may be deemed by the governing authority essential to safety, health, peace, general order, and morals of the community. What the Constitution therefore attempts to do by declaring the rights of the people is to strike a balance between individual liberty and social control. So basically, जैसे जब भी आप एफआर पढ़ें तो आपको उसको इस माइंडसेट के साथ पढ़ना है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल लिबर्टी की बात नहीं कर रहा है बट ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट सोशल कंट्रोल की कंट्रोल कैसे रखा जाए सोसाइटी में, उसके बारे में भी ये प्रॉपरली बात करता है. नाउ मूविंग ऑन टू आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट. सो जब एफआर स्टार्ट होते हैं तो वो सबसे पहली चीज जो आती है वो स्टेट आती है, वेलफेयर स्टेट, कि कौन सी मतलब वो क्या है जो स्टेट बनाती है. तो एज गिवन इन आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डेफिनेशन इस तरीके से कहती है, इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स द स्टेट क्या क्या इंक्लूड कर रहा है? The government and the Parliament of India and the government and the legislature of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of government of India. So basically, first of all, it includes the government, secondly, Parliament of India, then the government and the legislature of the states,
and all local or other authorities. Okay, so there are four categories that are given in Article 12. First is government, then second is Parliament of India, third is the government and legislatures of the state, and then local and other authorities. Now there are multiple uh, judgments uh, given by Supreme Court of India and other courts, जहाँ पे definition state की उसको एक proper टेस्ट के थ्रू अगर कोई अथॉरिटी सेटिस्फाई कर रही है तो उसको स्टेट माना गया है। और ऐसी मल्टीपल जजमेंट्स हैं जिसमें ये आया है, या आगे भी कभी ऐसी कंफ्यूजन होगी तो आर्टिकल 12 की डेफिनेशन के लिए कोर्ट के पास जाया जाता है कि कौन सी अथॉरिटी, कौन सी बॉडी स्टेट में फॉल करती है। क्योंकि वंस कोई भी चीज स्टेट में आ जाएगी तो वो उसके लिए जरूरी है फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लाई करना, और अगर वो इम्प्लाई नहीं कर रहे हैं तो इट इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऑटोमेटिकली आप कोर्ट में जा सकते हैं अंडर एनी रिट पिटिशन, एनी रिट, so that you can enforce your fundamental rights. Okay, so in the context of Article 12, authority word भी define किया गया है. It means power to make laws, bylaws, etc., which have the force of law and power to enforce those laws. Basically, कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो पावर, जो ऐसी जिसके पास ऐसी पावर हो कि वो लॉ, बाय लॉज और ऐसी कोई भी चीज इन्फोर्स कर सके या पावर में हो इस चीज के, जिससे वो लॉ को इन्फोर्स करके एक पर्टिकुलर पॉलिसी बना सके, मतलब वो एक तरीके से एट द मास लोगों को इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि वो लॉ भी बना सकती है, बाय लॉ भी बना सकती है और उनको इम्पोज भी कर सकती है, उसके पास पावर भी है कि वो उनको इम्पोज कर सके। तो ऐसी कोई भी अथॉरिटी वो स्टेट के अंडर आ जाएगी। द एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटीज जो हमने अभी सेक्शन आर्टिकल पढ़ा, उसमें यहाँ पे ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज है, उस पर्टिकुलर अदर अथॉरिटीज इन आर्टिकल 12 को इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि उसके जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर of union and state are covered already and local authorities are already covered, then anything which is not coming under this but these particular categories can be categorized under other authorities, but there has to be a test that should be followed। और वो टेस्ट ऐसा ही होगा कि पहले आप ये देखेंगे क्या वो बाय लॉज से गवर्न है, क्या वो एक पर्टिकुलर तरीके की फंक्शनिंग कर रही है, क्या वो फिनेंसेस जो हैं वो क्या गवर्नमेंट के थ्रू आ रहे हैं, क्या वो गवर्नमेंट ही उसे रूल कर रही है। ये सब चीजें देखी जाती हैं जब हम एक स्टेट की बात करते हैं, एक स्टेट बॉडी की बात करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो थ्रू important cases that I've listed here. Otherwise there are multiple cases, but मैंने जो यहाँ list किए हैं that are the most important and very likable cases. First is Electricity Board, Rajasthan and Sukhdev Singh versus Bhagat Ram. These are the two cases जिसमें ना एक जैसी जजमेंट है। बेसिकली इन दोनों जजमेंट्स में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को स्टेट माना जाए या ना माना जाए या इनको कैटेगराइज करा जाए अदर अथॉरिटीज में, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ था, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट था, सॉरी। The SC held that only by the authorities created by the constitution or statute are the other authorities। या तो कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी पावर कन्फर करेगा या अदर स्टैट्यूट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही बने हैं उनसे अपनी पावर कन्फर करेगा, तो वो अदर अथॉरिटीज के अंदर रहेगा। दो इट इज नॉट नेसेसरी कि सारी जो अथॉरिटीज बन रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही या फिर गवर्नमेंटल फंक्शंस करने के वजह से ही आ जाए। तो
SC ने बोला though it is not necessary that statutory authority should be engaged in performing governmental functions. ठीक है, मान लीजिए किसी एक्ट के थ्रू ही बनी है मगर जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट फंक्शंस ही कर रही हो. दस राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या कोऑपरेटिव सोसाइटी या ONGC LIC आर हेल्ड टू बी अदर अथॉरिटीज, क्योंकि स्टैट्यूटरी लॉज के थ्रू बनी है या नहीं बनी है वो मैटर नहीं करता, उसका कंट्रोल किस तरीके से है, वो पब्लिक डोमेन में कैसे आ रही है, क्या वो प्राइवेट कॉरपोरेशन है, क्या उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट हो जाएगा अदर अथॉरिटीज़ के लिए. तो ये एक सेटल्ड लॉ बना जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान या फिर सुखदेव सिंह भगत राम वाला केस कोर्ट में गया, तो दे हैव रिकॉग्नाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ONGC एंड LIC एज अदर अथॉरिटीज अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. देन Unni Krishnan versus State of AP, Andhra Pradesh, the court observed that term authority may cover any other person or body performing public duty. Basically, इस particular केस में डेफिनेशन में पहले अथॉरिटीज की बात हो रही थी, अब पर्सन्स की भी बात हो रही है कि जो लोग पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करे, इधर वो अथॉरिटी है या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, वो सब अथॉरिटी में आ जाएंगे, वो सब स्टेट के बिहाफ पे एक्ट करते नजर आएंगे. Then in Tekraj Vasandi, in this case, held that Institute of Constitutional and Parliament Studies is not a state. Basically, it's an educational institute. उसने satisfy नहीं किया उस सारे guidelines, उन सारे मापदंडों को. That's why it was not considered a state. Then MC Mehta versus Union of India. This particular case is of Shri Ram Food Fertilizers Company Corporation case. इसमें this particular judgment becomes very important क्योंकि इसमें प्राइवेट कॉरपोरेशंस की बात की गई थी कि प्राइवेट कॉरपोरेशंस कैसे स्टेट में इंक्लूड हो करी जा सकती हैं. सो द क्वेश्चन वाज वेदर अ प्राइवेट कॉरपोरेशन इज अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12. So the court said that if a non-governmental company can be placed within the meaning only when it satisfies the instrumentality and agency of government. Basically, अगर इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसीज जो गवर्नमेंट की है अगर उनको सेटिस्फाई कर देते हैं तो वो स्टेट की कैटेगरी में आ सकते हैं. नाउ लेट्स सी कि ये इंस्ट्रूमेंटैलिटी और ये एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ये कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं. वी विल सी दिस इन जी टेलीफिल्म्स केस. In R.D. Shetty versus International Airport Authority of India, in this case, International Airport Authority of India was considered as a state and a regressive judgment was passed against it. So it is also a very important case. Then in let's first see what is Pradeep Kumar Biswas case. In this case also, Supreme Court bench of by 5:2 majority held that CSIR is an instrumentality of the state within the meaning of Article 12 of the Constitution of India, and it is a state. It comes under the Article 12. Okay, so they gave a particular kind of test in this particular case, Pradeep Kumar Biswas versus Indian Institute of Chemical Biology, and this particular decision was overruled in Sabajit Tiwari case in 1975, but in this particular Sabajit Tiwari case, it was held by the majority that even though it is formed by Registration of Societies Act 1860, but it is a state because the government had overriding control over the organization. So basically, in Sabajit, in this particular case, CSIR was not held a state, but then Sabajit Tiwari case comes and it says that when there is overriding control over certain organization by the government, then it will come under state. So these are certain things that have happened. Now I'll talk about in Z Telefilms Limited case. जो जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस लेट डाउन की थी और वो गाइडलाइंस समवॉट प्रदीप कुमार बिस्वास केस से भी ली गई थी. और वो गाइडलाइंस कैसे थी? बेसिकली
जो गाइडलाइंस थी वो ये डिटरमाइन करने के लिए थी कि कैसे किसी बॉडी को एक स्टेट अथॉरिटी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो पहला था अजय हासिया केस में जितने भी प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए हैं उसको सेटिस्फाई कर दे। अब वो प्रिंसिपल कैसे हैं, वो एक तो वो रिजिडली सेटिस्फाई ना करे उसको, वो बिल्कुल ऐसा ना हो जाए कि बहुत ही रिजिड डिसीजंस ले रहे हैं प्रिंसिपल्स को लेके। बट बेसिकली जो अजय हासिया केस है वो डिफाइन करता है कि कैसे एक स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट एक अथॉरिटी के सेक्शन में आता है। अब वो अथॉरिटी के सेक्शन में कैसे आएगा, अगर वो एक एक्स हाइपोथेसी में आ जाए। बेसिकली किसी भी स्टेट को स्टेट बोलने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कैसे कंट्रोल में आ रहा है गवर्नमेंट के। और अजय हासिया एक पर्टिकुलर गाइडलाइन प्रोवाइड करता है ताकि पता चल सके कि स्टेट कैसे कंट्रोल कर रहा है एक पर्टिकुलर बॉडी को, फर्स्टली। सेकेंडली, क्यूमुलेटिव फैक्ट्स। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स क्या हैं और किस तरीके से ये केस बनाया, एक पर्टिकुलर केस बनाया गया है, और उसमें जो फैक्ट्स हैं कि किस तरीके से वो फंक्शन कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर बॉडी फंक्शन कर रहा है, वो डिटरमाइन करेगा कि ये स्टेट, इसको अदर अथॉरिटीज ऑफ स्टेट में डाला जा सकता है या नहीं। ठीक है, इसमें पहली चीज ये आती है कि फिनेंशियली वो कैसे एड ले रहा है। सेकेंडली, वो फंक्शनली कैसे काम कर रहा है, किसके अंडर काम कर रहा है। थर्डली, एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे कौन एडमिनिस्टर कर रहा है उस वो पूरी बॉडी को। देन फोर्थली, डोमिनेटेड और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट हो। तो अगर वो पहली चीज, अगर वो फिनेंसेस अपने एड्स गवर्नमेंट से ले रहे हैं, दूसरा उसकी फंक्शनैलिटी उसी तरीके से चल रही है जैसे गवर्नमेंट में चल रही होती है। थर्डली, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के थ्रू ही हो। और फोर्थली, या तो अंडर हो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट के, या फिर डोमिनेट हो रहा हो गवर्नमेंट कंट्रोल से। तो ये दूसरा गाइडलाइन है। देन थर्ड इज कंट्रोल मस्ट बी पर्टिकुलर एंड परवेसिव। परवेसिव बेसिकली इट शुड बी एट मास, मतलब बहुत ज्यादा व्यापक। तो परवेसिव कंट्रोल हो, और एक पर्टिकुलर अथॉरिटी जो गवर्नमेंट से लिंक्ड है वो उसे कंट्रोल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एग्जाम्पल लेना है तो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज का ले सकते हैं। इट इज गवर्न बाय लॉ मिनिस्ट्री, तो स्टेट एक अदर अथॉरिटी के उसमें वो डाला जा सकता है। देन mere regulatory control, whether under the statute or otherwise, would not serve as body under Article 12. So mere, like in जो BCCI है उसको, वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल में आती है, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी फिनेंसेस, वो सब डिफरेंटली ऑर्गेनाइज होता है, वो डिफरेंटली उन चीज़ों को वो किया जाता है। तो दैट इज अ टोटली डिफरेंट बॉडी। तो ऐसे सिर्फ एक कंट्रोल होने से वो स्टेट के अंदर अदर अथॉरिटीज आर्टिकल 12 में नहीं आ जाएगी। बट हाँ, देयर इज certain kind, there should be a particular kind of control, and it should be pervasive at the mass. Okay, just bodies appoint, for say a chairman appoint कर रही है अगर state, basically government, तो भी इसको कंट्रोल नहीं माना जा सकता। उसको प्रॉपरली ऐसा होना चाहिए कि वो फिनेंशियली और बाकी ये जो चार चीजें मैंने आपको गिनाई उन सब पे एकदम खरा उतर रहा है, तभी जाके वो स्टेट बोल सकते हैं उसको। देन नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्या जुडिशरी स्टेट के अंडर आता है। अब बहुत सारे हम लोग बोलेंगे कि नहीं, जुडिशरी तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट टर्म है, बट है तो स्टेट का हिस्सा ही। लेकिन आर्टिकल 12 डज नॉट एक्सप्रेसली और
in the act particularly does not, in Indian constitution does not says that judiciary comes, but explicitly and impliedly, because हम जुडिशरी पूरा डिफाइन पूरे डेफिनेशन के एक उसमें आता है, इसीलिए जुडिशरी कम्स अंडर द स्टेट. ओके, दिस इज टोटली क्लियर कि जुडिशरी स्टेट के अंडर आता है. एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लाइडली तो आता ही है. नाउ इन नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इट वाज हेल्ड कि कोर्ट में आप स्टेट के अगेंस्ट रिट अंडर आर्टिकल 32 में आ सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट आप आर्टिकल 32 में नहीं आ सकते. उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसीजर है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा. एम आई क्लियर? लाइक आप मानो कि एक ऑर्डर हुआ है लोअर कोर्ट में, और उस ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हैं हायर कोर्ट में, लेकिन उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप हायर कोर्ट में आर्टिकल 32 में नहीं आ सकते. दिस इज व्हाट it meant. Okay, so it was held that even if a court is a state, a writ under article 32 cannot be issued to a high court of competent jurisdiction against its judicial orders, because such order cannot be said to violate the fundamental right. अगर वो order fundamental right violate कर रहा है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं जा सकते. और कोई भी ऐसे जुडिशियल ऑर्डर फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं करता है, बिकॉज जुडिशरी बेसिकली इज देयर टू डिफाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज. तभी लीगल राइट था जो प्रॉपर्टी का, वो एक्सक्लूड कर दिया गया था. Then A.R. Antule versus R.S. Nayak, where it was held that the court could not pass an order or issue a direction which would be violative of fundamental rights. तो कोर्ट कोई भी ऐसा ऑर्डर या डायरेक्शन नहीं इशू कर सकती जो कि फंडामेंटल राइट वायलेट कर दे किसी का. और से अगर आपने ओल्गा टेलिस वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे पढ़ा हो, तो उसमें देयर वाज अ केस वेयर स्लम को डिसलोकेट करना था, उनको हटाना था. तो वो आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में, उनका राइट डिफाइन करके कोर्ट ने उन्हें हटाने से मना कर दिया था कि आप नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर वो यहाँ पे लाइवलीहुड के लिए आ रहे हैं तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनके रहने खाने पीने की भी जिम्मेदारी स्टेट की हो जाएगी. इसी मतलब उसको अगर आप ध्यान में रखें तो फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो ऐसे पर्टिकुलर जुडिशियल ऑर्डर्स पास नहीं किए जा सकते, और अगर ऐसे पास हो गए हैं तो वो वैसे ही इनवैलिड हो जाएंगे. इट कैन बी सेड दैट द एक्सप्रेशन स्टेट इंक्लूड्स जुडिशरी. सो जुडिशरी इंक्लूडेड है, और ये दो जजमेंट्स इसके प्रॉपर वो है. नाउ मूविंग ऑन टू आर्टिकल 13. अब जो हमने बात करी थी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आया उससे पहले कुछ लॉज थे, फिर उसके बाद कुछ लॉज हो गए, तो अब क्या? तो बेसिकली अब ये कि जो उससे पहले लॉज थे जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ थे, ठीक है, उनको तो इनवैलिड कर दिया जाएगा. और अब जब बाद में आ रहे हैं और जो कि हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो जाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, या किसी को किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं, ऐसा कोई लॉ है, तो आर्टिकल 13 उसमें कैसे वर्क करेगा? तो 13 एक्चुअली क्या करता है, जो भी लॉज इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ उनको इनवैलिड कर देगा, या फिर सेवरेबिलिटी या सेपरेबिलिटी, जिसका मतलब है कि पहले जो इनवैलिड सेक्शन है उसे ना पढ़ा जाए और जो वैलिड सेक्शन है उसे पढ़ लिया जाए, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की उस पर्टिकुलर एरिया को डेड मान लिया जाए. तो ये ऑप्शंस थे जो आर्टिकल 13 ने दिए. नाउ लेट्स रीड आर्टिकल 13 कि आर्टिकल 13 कहता क्या है. लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सो जो इनकंसिस्टेंट है और डेरोगेटरी है फंडामेंटल राइट्स के, उनके साथ क्या करेगा आर्टिकल 13?
all laws in force in the territory, all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of the Constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. So basically, पहला क्लॉज ये कहता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया के आने से पहले, जब बना कमेंस हुआ, उस वक्त इमीडिएटली जो इनकंसिस्टेंट पार्ट है, जो फंडामेंटल राइट्स से मेल नहीं खाता है, उसको उतनी एक्सटेंट के लिए वॉइड समझ लिया जाएगा। पहला क्लॉज है ये। सेकेंड क्लॉज कहता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। बेसिकली स्टेट कहता है कि सेकेंड क्लॉज कहता है कि स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स को ओवरपावर कर दे या फिर अब्रिज कर दे, ताकि उनके जो राइट्स उन पे कन्फर किए गए हैं, जो राइट्स उनको दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं दब जाए या फिर उनको वॉयलेट कर दे। तो ये नहीं कर सकता है। And any law made in contravention of this clause shall be the extent of contravention be void. तो कोई भी ऐसा लॉ जो कॉन्ट्रावेंशन में बने, कॉन्ट्रावेनिंग बनाया गया है, वो भी void हो जाएगा। ठीक है। Then in this article, third clause, in this article, unless the context otherwise requires, a law includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom, or usage having in the territory of India the force of law. So basically जो word है law, उसमें ये सब चीजें आ जाएंगी। फिर law in force में B includes law passed, or law in force means जो law passed or made by a legislature of or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution. तो constitution से पहले जो law बनाए गए वो भी law in force माने जाएंगे, and not previously repealed, जिन्हें previously repeal नहीं किया, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas. Basically जो law already चल रहे थे constitution आने से पहले, अगर उनको रिपील नहीं किया गया है और वो इनकंसिस्टेंट भी है, तो उनको रिपील्ड माना जाएगा अगर एफआर के साथ वो कंसिस्टेंसीज नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है। सो ये पर्टिकुलर आर्टिकल सब चीजें जो कि पोस्ट और प्री सब कवर करता है। प्री कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ चल रहे थे जो इनकंसिस्टेंट है एफआर के साथ, उनको रिपील्ड माना जाता है। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी जो लॉज अगर बना भी दिए जा रहे हैं लेजिस्लेचर के और फिर बाद में पता चलते हैं नहीं ये तो इसके साथ पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ इनकंसिस्टेंट है, तो उनको इनवैलिड बोल दिया जाता है। और उनको इनवैलिडिटी से हटाने के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि एक नया अमेंडमेंट लाया जाए उनमें और उसको कंसिस्टेंट बनाया जाए एफआर के साथ, तभी आप उसको वापस लगा सकते हैं। अदरवाइज इट विल रिमेन वॉइड एंड ab initio, void from the beginning. Okay. तो अब ये आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो है वो आर्टिकल 13 में ही आया कि भाई कोई भी लॉ बनेगा तो जुडिशरी उसे रिव्यू कर सकती है विद इन द इट्स पावर ऑफ आर्टिकल 32 कन्फर्ड ऑन इट। ठीक है। तो ऑफ ऑल द लेजिस्लेशन इन इंडिया पास्ट एज वेल एज फ्यूचर, जो पहले बना दी गई उनके लिए भी और जो फ्यूचर में बनाई जाएंगी उनके लिए भी जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 दे रहा है। It is not applicable to law by Supreme Court under Article 141 or 142. So basically, जो भी लॉ सुप्रीम कोर्ट बनाएगा अंडर आर्टिकल 141 और 142 वो इसमें कवर नहीं है, इसमें उस पे एप्लीकेबल ये नहीं होगा। ठीक है। देन क्या क्या चीजें आर्टिकल 31 देता है। एक तो पहली नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो हमने पढ़ा वो प्रोस्पेक्टिव है नेचर में, आगे की बात कर रहा है, पीछे की बात नहीं कर रहा है। तो जितने भी आगे लॉज बनेंगे वो इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए एफआर के साथ। ऑल इनकंसिस्टेंट एग्जिस्टिंग लॉज बिकम वॉइड। तो जो कमेंसमेंट के वक्त एग्जिस्टिंग लॉज थे वो वॉइड हो गए ओनली आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो
प्रोस्पेक्टिव की बात कर रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव की बात नहीं कर रहा है, पहली चीज। दूसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी। इट मीन्स दैट इफ एन ऑफेंडिंग प्रोविजन, कोई एक प्रोविजन है जो ऑफेंडिंग है, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दैट ऑफ द विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब एक प्रोविजन है, उसमें एक पार्ट है वो ऑफेंडिंग है और उसका दूसरा पार्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब वो सेटिस्फाई कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, एफ आर और सब चीज़ों को, ठीक है। तो क्या करा जा सकता है, उस पर्टिकुलर पार्ट को, जो ऑफेंडिंग पार्ट है, उसको सेवियर और सेपरेट करा जा सकता है एक पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर सेक्शन में, और जो बचा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है उसको रखा जा सकता है। तो जो जो एक ऑफेंडिंग प्रोविजन है वो वॉइड हो जाएगा और जो दूसरा वाला है उसको आप एंटायर स्टैच्यू में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी क्या हुई फिर, कि एक पार्ट है, अब अगर आप देख रहे हो आर्टिकल 13 ही देख रहे हो, तो इसमें 3 क्लॉज दिए हुए हैं, ठीक है। अब कल को ये बोल दिया जाए कि क्लॉज 1 जो है वो इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, तो उसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी क्या कहती है कि इतने पार्ट को आप मत पढ़ो, आप सेकंड थर्ड पे ध्यान दो, ठीक है। तो उतना पार्ट जो होगा, ऑफेंडिंग पार्ट जो है वो हो जाएगा अवॉइड, ठीक है, वो अवॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, और बाकी वाले को बाकी जो पूरा स्टैच्यूट है या फिर पूरा सेक्शन है उसको आप अवॉइड नहीं मानेंगे, ठीक है। या फिर कह लीजिए आर्टिकल 16 है फॉर से, उसको एकदम से बोल दिया गया कि ये इनकंसिस्टेंट हो गया है जीएफआर के साथ, तो उस वक्त क्या बोलेंगे कि ये जो आर्टिकल 16 है ये सेवरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी के हिसाब से सेपरेट कर दिया जी कॉन्स्टिट्यूशन में से, ये पढ़ा भी रहे तो भी नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, सिंपल। In RMDC versus Union of India, the court observed that intention of the legislature is determining factor. तो जो intention है legislature की law बनाते वक्त, legislature basically parliament या state legislature, जब वो law बना रहे हैं उनकी intention को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. That is whether the legislature have enacted a valid part if it had known the rest of the statute is invalid. Basically अगर मान लीजिए कि पूरा एक statute है उसमें valid part को लेजिस्लेचर ने कहा कि ये वैलिड पार्ट है, इसको हम आगे लेंगे, लेकिन उनको ये जरूर पता होगा कि ये जो पूरा स्टैट्यूट है इनवैलिड है, या फिर ये पूरा स्टैट्यूट वैलिड है, ये पर्टिकुलर सेक्शन इनवैलिड है। तो ये जो इंटेंशन है लेजिस्लेचर की वाइल मेकिंग लॉज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आर्टिकल 13 को फोर्स में आना है तो, ठीक है। देन डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आपने बहुत बारी सुना होगा, लोग डरते हैं ऐसे कि अरे ये क्या आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो बेसिकली एक्लिप्स का क्या मतलब होता है, जब सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स होता है तो क्या होता है कि मून, अगर सोलर एक्लिप्स है तो जो मून है वो बीच में आ जाता है अर्थ और सन के, ठीक है, तो सन छुप गया, ठीक है, तो एक्लिप्स हो गया, ठीक है। और जो मून होता है, मून लूनार एक्लिप्स होता है, उसमें क्या होता है, सन पीछे है, आगे अर्थ है और अर्थ की परछाई मून पे पड़ रही है, लाइट नहीं मिल रही है मून को, तो मून छुप गया। तो बेसिकली एक्लिप्स का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसी चीज उसके सामने आई जिसके वजह से जो एक पार्ट था वो छुप गया, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या कहती है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ लॉ विच वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स इज नॉट नलिटी और वॉइड। मतलब पूरी तरीके से नल और वॉइड भी नहीं है, लेकिन एक किसी सेक्शन के आने या आर्टिकल या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के आने की वजह से एक पर्टिकुलर चीज ऐसी आ गई जिसने बाकी को एक्लिप्स कर दिया, फॉर से आर्टिकल 3 सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड। अब वो है ना वहाँ पे अडल्ट्री, लेकिन क्योंकि एक चीज, एक लॉ ऐसा आ गया कि अडल्ट्री अब ओके है, कोई वो तो नहीं होने वाला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब एडल्ट्री के साथ, आप डिवोर्स ले सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट अ क्रिमिनल एक्ट एनीमोर, ओके। तो जब ऐसी कोई बात है तो उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं, तो वो एक्लिप्स हो गया, वो है भी वहाँ पे और वो नहीं भी है वहाँ पे, ओके, छिप गया एक तरीके से, आपको दिख रहा है लेकिन वो है नहीं, एक पर्टिकुलर वर्ड रिपीट लिखा रहना जरूरी नहीं है। It is based on the principle that a law which violates fundamental right is not nullity or void ab initio but becomes unenforceable, that is remains moribund conditions. Basically एक चीज बंद हो गई, ठीक है,
कोई काम हो रहा था वो बंद हो गया तो वो एक्लिप्स हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ सकता है वो है कि डज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई टू अ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? यस इट डज। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जो है वो इसके साथ डील करता है। जब 13 क्लॉज 2 हम दोबारा पढ़ लेते हैं, वो कहता है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ व्हिच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन। बेसिकली कोई भी लॉ बाद में बनाया गया तो कॉन्ट्रावेंशन में बनाया गया, स्टेट को बोल रहे हैं ना कि इट शैल नॉट मेक, आगे की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर, ओके। और कॉन्ट्रावेंशन में कोई क्लॉज बना दिया गया तो वो जो कॉन्ट्रावीनिंग क्लॉज है वो वाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्यूचर बेसिस पे बात चल रही है। A declaration by the court regarding invalidity is necessary. तो अगर कोई लॉ स्टेट ने बना दिया है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर लॉ को चैलेंज करना पड़ेगा कोर्ट में और कोर्ट डिक्लेयर करेगा अपने ऑर्डर में कि हाँ ये लॉ कॉन्ट्रावीनिंग है, 13 क्लॉज 2 में फॉल कर रहा है। उस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन, इशू, ऑर्डर, डायरेक्शन, उसके बेसिस पे वो जो पर्टिकुलर चीज एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेसिवली बताई जाएगी तभी वो इनवैलिड माना जाएगा। नेसेसिटी है वो इनवैलिडेशन की, ठीक है। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब मैं आपको कुछ केसेस बता देती हूँ उसमें, जैसे दीपचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, उसमें ये बोला गया था कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि इट विल बी अप्लाइड ऑन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे होगी, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। देन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स में ये बोला गया था कि जो इनकंसिस्टेंसी है लॉज की, दैट लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद एफआरस वेदर पोस्ट और प्री विल बी इनवैलिड। उसमें मतलब अंबिका मिल्स में इस तरीके की कोई कैटेगराइजेशन नहीं की गई। उन्होंने बोला अगर इनकंसिस्टेंट है चाहे वो प्री में या पोस्ट में, वो इनवैलिड हो जाएगा, वॉइड माना जाएगा, ठीक है। देन देर इज दिस दुलारे लोध वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी ये बोला गया कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो है उनको अगर उनको वो इनवैलिड कर दिए कोर्ट ने, उनको आप वापस तभी लेके आ सकते हैं जब आप उसमें अमेंडमेंट कर लें, पार्लियामेंट में दोबारा लेके जाएं, बिल पास कराएं, वापस लेके आए। अगर उसमें कोई चेंज नहीं होगा वो फिर इनवैलिड हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब तो यही है कि पहले आपको अमेंड करना पड़ेगा, आप जो भी कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 3 पर्टिकुलर जजमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के तरफ से। देन लेट्स मूव ऑन टू आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसके बारे में आपने बहुत बारी सुना होगा। अगर आप लॉ स्टूडेंट, ऑब्वियसली आप लॉ स्टूडेंट हैं, अगर आप फाइनल ईयर में है तब तो आप बहुत ज़्यादा इसको यूज़ भी कर रहे होंगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वल है हम सब, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एक ऐसा आर्टिकल है जिसके बेसिस पे आगे आने वाले 2-3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 15, 16, 17, 18, सब इक्वालिटी बिफोर लॉ के ऊपर। नाउ जो एफआर के सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 14, 19 और 21, गोल्डन थ्रेड ऑफ एफआर, ठीक है। तो हम 14 पढ़ रहे हैं अभी क्योंकि ये डेमो है, तो ये ऐसा ही रहेगा कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ मैं और एक डेमो की तरह पढ़ा रही हूँ मैं आपको। लेकिन जब हम पर्टिकुलर क्लास करेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत ही डीपली डील करी जाएंगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स, मेंस, आपका प्री एंड इवन फॉर इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछ ली जाती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से निकल के आती हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सब पढ़ लें। So while equality for law is somewhat negative concept, जो equality before law है, it is equality for law is a negative concept, but equal protection of law is a positive concept, implying equality of treatment in equal circumstances. Basically, equality, equal protection of law means that कि सब लोग हैं एक पर्टिकुलर पेडिस्टल पे हैं, सबको एक जैसा ही देखेगा लॉ। मतलब जो जैसे कानून की आंखों पे पट्टी बंदी होती है, बेसिकली वो यही कन्फर कर रही है कि सब उसके लिए बराबर हैं। वो किसी को देख के, मतलब किसी के कास्ट, क्रीड, उनके देखने, चलने, बैठने, उठने के तरीके से उसको नहीं डिफरेंशिएट करता। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स लॉ के सामने सब समान है।
Then in state of West Bengal versus Anwar Lal, uh, state of West Bengal versus Anwar Ali Sarkar, the court held that second expression is the corollary of the first, and it is difficult to imagine a situation in which violation of equal protection of laws will not be the violation of the equality before law. So basically, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार में ये बोला गया कि जो एक सिचुएशन को डिफिकल्ट हो जाता है इमेजिन करना अगर वहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं हो. मतलब कि अगर मान लीजिए कि दो पार्टीज हैं, वो कोर्ट में गई, एक जमींदार है और एक है गरीब. अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं हो तो गरीब की बात नहीं सुनी जाएगी, और वो प्रिंसिपल इक्वालिटी का वो जब होगा ही नहीं तो जरूरी थोड़ी ना कि जो गरीब हो उसकी बात सुनी जाए. तो पहले पंचायतों में क्या होता था जब ये इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं था, तो जो रसूखदार लोग होते थे एक पर्टिकुलर सोसाइटी के, उनकी बात सुन ली जाती थी और उनके फेवर में चीजें कर दी जाती थी. लेकिन अब ऐसा नहीं होता है क्योंकि देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ. Then equality before law is guaranteed to all without regard to race, color or nationality. सबके लिए है. Article 14 applies to both substantive and procedural law. Basically, सब्सटैंटिव लॉज इंडियन पीनल कोड या एविडेंस एक्ट जो कि सब्सटैंटिव है, लेकिन प्रोसीजरल लॉ जैसे सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एनी प्रोसीजरल कोड, उस पे भी आर्टिकल 14 लगता है. एज डिस्क्रिमिनेशन कैन अकर इन बोथ. ठीक है. देन आर्टिकल 14 परमिट्स क्लासिफिकेशन बट प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन. नाउ क्लास लेजिस्लेशन है क्या? जब आप मान लीजिए कि देर आर, मान क्या लीजिए हमारे पूरे देश में अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग कास्ट है. ठीक है. तो क्लास लेजिस्लेशन का मतलब है कि आप पर्टिकुलर कास्ट के लिए कोई लॉ नहीं बना सकते, लेकिन आप पर्टिकुलर एक तबका, जैसे SC/ST एक्ट है, ओबीसी के लिए एक रिजर्वेशन है, ऐसे आप लॉज और इनैक्टमेंट्स कर सकते हैं. ठीक है. तो ये होता है क्लास. लेकिन अगर आप कोई आके बोले कि जैसे कि गुजर आंदोलन हुआ था, जाट आंदोलन हुआ था, तो कोई बोल दे कि पर्टिकुलर जाटों के लिए कुछ बना दो. ऐसा नहीं हो सकता. आपको एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी दी हुई है, या तो SC/ST या ओबीसी, उनमें से किसी में एक में डाल दो और उनको जो भी बेनिफिट देने हैं दे दो अपलिफ्टमेंट के लिए. तो अपलिफ्टमेंट के लिए जो काम करना है वो क्लास में नहीं होगा, वो भी एक पर्टिकुलर वो कैटेगरी है उसमें प्रॉपरली फॉल करना चाहिए. एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए कुछ नहीं बनाया जाएगा. जैसे दबे शब्दों में कहा जाता है कि अमीरों के लिए सब कुछ होता है, तो दैट इज व्हाट इज वॉयलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक पर्टिकुलर क्लास के लिए आप कुछ नहीं बना सकते. आर्टिकल 14 डज नॉट मीन दैट द सेम लॉ शुड अप्लाई टू ऑल पर्सन्स और दैट एवरी लॉ मस्ट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 16 में there is a provision of making special laws for children and women. Okay, तो पर्टिकुलर क्लास तो है वो, फिर भी वो क्लास नहीं है, पर्टिकुलर कैटेगरी है. क्लास होती तो प्रॉब्लम हो जाती. ठीक है. ऐसे ही आदिवासियों के लिए लॉ बनाने हैं तो वो एक आदिवासी पूरी कैटेगरी है, उसमें कोई ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर एक कास्ट उठाई गई है उसके लिए लॉ बनाए गए हैं. नहीं, ये नहीं कर सकते. वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के लिए बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएंगे. Now, while the traditional concept of equality is based on doctrine of classification, कि classify कर दो और उसके ऊपर equality लगा दो सबके ऊपर, new concept है arbitrariness. जितने भी doctrine of arbitrariness, जितनी भी arbitrary decisions होते हैं वो equality के against होते हैं, उसके against ये डॉक्ट्रिन है. अब इन ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु held that equality is a dynamic concept with many aspects and dimensions and it cannot be imprisoned with traditional and doctrinaire limits. ठीक है. तो इक्वालिटी को हमेशा से डायनेमिक कॉन्सेप्ट माना गया और इसको आप बांध के नहीं रख सकते ट्रेडिशंस में और डॉक्ट्रिन्स में. ये इवॉल्व करेगा, विद टाइम इवॉल्व करेगा. अभी कुछ इक्वल है तो कल को कुछ वो अनइक्वल हो जाएगा. बेसिकली विद सोसाइटी, जैसे सोसाइटी में चेंज इज द लॉ, ऐसे इक्वालिटी में चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट.
तो आज मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट में एक पर्टिकुलर कास्ट जो बहुत नीचे है, लेकिन उसके अपलिफ्टमेंट के लिए इतना काम हो गया कि वो ऊपर जाके बैठे, तो अब जरूरी नहीं है उनके लिए वो लॉ हो, तो फिर उसको दोबारा से सोचना, समझना, उस लॉ को हटाना या फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो डायनेमिक कॉन्सेप्ट हो गया. In Menaka Gandhi, the court observed that principle of reasonableness, which legally as well as philosophically is an essential element of equality or non-arbitrariness, pervades Article 14 like a brooding omnipresence. Basically, जो चीज चलती रहे और वो इवॉल्व करे, दैट इज प्रिंसिपल. और वो रीजनेबलनेस भी रहे, फिलोसफिकली भी वो इवॉल्व करती रहे, तो वो आर्टिकल 14 में इक्वालिटी से कंसिडर किया जा सकता है. In Ajay Hasia held that allocation of 1/3 of total marks for interview was plainly arbitrary and violative of Article 14. Okay. In Air India versus Nargesh Mirza held that termination of service on pregnancy was manifestly unreasonable and arbitrary and was therefore clearly violative of Article 14. So, Ajay Hasia में total marks of interview प्लेनली आर्बिट्ररी, मतलब जो एलोकेशन 1/3 ऑफ टोटल मार्क्स था वो आर्बिट्ररी माना गया. फिर एयर इंडिया में नागेश मिर्जा वाले केस में टर्मिनेशन ऑफ सर्विस से पहले प्रेगनेंसी अगर हो जाए तो वो बड़ा अनरीजनेबल और आर्बिट्ररी डिसीजन माना गया. एयर इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट में आता था, वो बहुत ही आर्बिट्ररी और अनरीजनेबल डिसीजन माना गया एयर इंडिया का, और वो वायलेटिव माना गया आर्टिकल 14 में. Then Daniel Latifi versus Union of India. It is a very important case और ये आपको बहुत बारी सुनने को मिलेगा जुडिशरी में. बेसिकली ये जो पर्टिकुलर केस है ये आपको इसमें ही नहीं, मुस्लिम लॉ में, हिंदू लॉ में भी कई बारी सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कंसिडरेबली बहुत सारी चीज़ें हैं. So the petitioners challenged the constitutional validity of Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986, under which Section 125 of CRPC providing for maintenance of wives, including divorced women, was made inapplicable to divorced Muslim women. Basically, पहले क्या होता था कि जब डिवोर्स हो जाता था तो 3 महीने के मेंटेनेंस के बाद मुस्लिम मेन कुछ नहीं देते थे, लेकिन 125 सीआरपीसी के आने के बाद और इसमें इम्प्लीमेंटेशंस होने के बाद और ये जब मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स का एक्ट आया, तो उसमें ये बोल दिया गया कि जब तक वो रीमैरी नहीं कर लेंगी तब तक आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा. बट इट बिकेम वेरी डिफरेंट फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी. तो उसमें बेसिकली ये हो गया कि भाई ये तो हमारे अगेंस्ट है, तो इसको चैलेंज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई, लेकिन कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि दिस इज कंसिस्टेंट विद द लॉ. ये तो बल्कि अगर आप इसको चैलेंज कर रहे हैं ऑन दिस ग्राउंड तो ये इनवैलिड हो गया. चैलेंज इटसेल्फ इज इनवैलिड बिकॉज यू आर एक्चुअली सेइंग कि ये तो 125 के अंदर आ ही नहीं सकती, तो उनकी इनइक्वालिटी नहीं हो गई बाकी वुमेन के साथ. तो दैट्स what Daniel Latifi has dealt with. So this is it for this particular segment. This particular demo has gone up from, this particular thing has gone up to 1 hour. So this is already has been very this thing, and thank you for watching this far. Now that you can subscribe us on YouTube. You can follow us on Instagram. We keep posting very informative content on Instagram, and you can also message us on our WhatsApp numbers, which will be given down in the description link. Please subscribe us and don't forget to press bell icon so that you can get all the informations in your notification section about the uploading of videos. And for your upcoming judiciary classes, the batch will continue to have people till 31st July. Secondly, the demo is starting from Monday to the upcoming week from Monday to Friday. We'll be taking demo for 1 hour. You can join us through the link which will be shared from WhatsApp and Instagram. And don't forget to like and share this video with your friends
and your study buddies. Thank you so much for watching me. I am Smanika Zan and I'm signing off for today. Thank you so much.